नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। देखिए, आज का जो वीडियो लेक्चर है ना, इसमें चूंकि बहुत सारे छात्रों का आज 3-4 महीने से कॉल आ रहा था, तो हमने भी सोचा कि चलिए कुछ किया जाए। तो हम लोग, हमारी जो टीम है, अभी हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली 20 टेस्ट सीरीज देने वाले हैं। जिसमें 6 फंडामेंटल होगा, बेसिक आपका टेस्ट लिया जाएगा, 6 एडवांस होगा, मतलब सेक्शन वाइज ही होगा, लेकिन इसमें कुछ हल्के क्वेश्चन का जो एनसीईआरटी वगैरह से जो बेसिक लेवल के होते हैं क्वेश्चन, उससे पूछा जाएगा। 6 एडवांस होगा, जिसमें 8 फुल लेंथ टेस्ट होगा। और ये हम लोग GS1, GS2, GS3, GS4 की टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं। मतलब हमारा उद्देश्य है कि हम आपको मास्टर या एक्सपर्ट बना देंगे आपकी टेस्ट सीरीज में। ठीक है। और ये चीज़ कहना आसान है, लेकिन करना उतना डिफिकल्ट, क्योंकि हम लोग इसमें पूरी जी जान से लगे हैं। ये टेस्ट सीरीज बहुत हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। हमारा मेंस का किस स्पेशल क्लास अभी चल रहा है, मेंस का 21 टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो टेस्ट सीरीज है, ये मेंस का स्पेशल क्लास है, हर महीने शुरू हो रहा है। साथ ही साथ हम लोगों ने इस जो टेस्ट सीरीज की जो प्राइस रखी है, हम लोगों ने इसका रखा है 4099 रुपीज़। आपको एक चीज़ और समझना है कि अगर आप में से जो छात्र हैं, जिनके पास कोई आपके संपर्क में है जो कि ऑलरेडी इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, या कोई ऑलरेडी कोई टॉपर आपके कांटेक्ट में है, तो आप उनसे साइन अपना जो है कॉपी चेक करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए जिनके पास नहीं है, तो आप यहाँ पे वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि हम लोग आपको जूम क्लास से आपका सारा हेल्प भी प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए आपको टेस्ट सीरीज जो मिला, तो टेस्ट सीरीज मिलने के बाद आपने 20 क्वेश्चन मिला, तो 20 क्वेश्चन में आपका 5 क्वेश्चन गलत हुआ। मान लीजिए पहला क्वेश्चन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आपको नहीं मालूम है, उदाहरण के तौर पे हम लोग उसका नोट्स वीडियो, आपको टॉपिक भी समझाएंगे। जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसका हम लोग डिस्कशन भी करते हैं हर संडे को, कि आपकी क्या गलत है, कैसे क्या करें, उसका मतलब कैसे आंसर लिखें, लाइव आपको बताया जाएगा। आपको मॉडल आंसर भी मिलेगा। पर्सनली हर एक छात्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम हर सभी बच्चे को जो जीरो से है उसको हम लोग मतलब जो है जीरो से शुरू करेंगे, उसको अच्छा खासा उसके लेवल तक पहुंचाएंगे। जो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं 2 सालों से 3 सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनकी आंसर राइटिंग अच्छी, मैं अभी बताऊं, मेरे कॉन्टेक्ट में 4-5 छात्र हैं जो कि ऑलरेडी इंटरव्यू में 2-3 नंबर 5 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो रहे थे, इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों के हैं। उन्होंने बोला सर मेरा मेंस काफ़ी अच्छा गया, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। इंटरव्यू में ही उनका अच्छा मार्क्स आया था। ठीक है। जब मार्कशीट आता है तो मालूम चला, लेकिन उनका जो है मेंस में कम नंबर गया। तब उन्होंने बोला सर आंसर राइटिंग जो है कहीं हमारा उसमें प्रॉब्लम लग रहा है। बोले कि एक बार क्वेश्चन लिख कर भेजो। मैंने उनका चेक किया तो मुझे लगा कि रियली में उनका आंसर में बहुत खराबी था, जबकि ऑलरेडी वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके थे कहीं पे। मेरा ये कहना है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे हो तो आंसर लिखते रहो। अगर कंटिन्यूटी टूटेगा तो आपका आंसर लिखने का तरीका भी हो सकता है उसमें बदलाव आ जाए। तो बिल्कुल ईगो में मत है कि नहीं हमको तो सब आता है, ये सारी चीज़ों से आप बचेंगे। साथ ही साथ आप में से जो हमारे छात्र जो टेस्ट सीरीज लेंगे, वो अपनी योजना को अपना, जैसे कोई टेस्ट सीरीज है, मान लीजिए 20 जुलाई को होने वाला है और आपने 1 जुलाई का टेस्ट सीरीज लिख लिया, तो आप बोलेंगे सर 20 जुलाई का हमको दीजिए, तो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने सीधी लिख दिया है कि उम्मीदवार अपनी योजना के आधार पर परीक्षा की तारीख को फिर से निर्धारित कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, लेकिन पूर्ववत नहीं कर सकते हैं, प्रीपोन नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको। आप हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात करेंगे, जो आपकी कॉपी चेक करेंगे, खास करके मैं ही और कपिल सर कॉपी चेक करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे जो विशेषज्ञ हैं, कैसे लिखा जाए, कैसे नहीं लिखा जाए, कैसे मार्क्स लाया जाए, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अक्सर मैंने देखा है बच्चों की एक समस्या होती है, सर कहाँ से शुरू करें, क्या लिखे क्या ना लिखे, सर कुछ आ नहीं रहा है, एक बार लिखे सर कुछ नहीं याद रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर लिखने का तरीका हम बताएंगे आपको, बिल्कुल टेंशन मत लो, एकदम आंख बंद करके विश्वास कर लो ना। एक चीज और समझना है कि अगर किसी प्रकार की परीक्षा संबंधित कोई जानकारी लेनी हो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप, ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए भी ना। एक चीज और है, हम लोग आपको जो पुछल्ले शब्द है, कुंजी शब्द है, यानी डायरेक्टिव टैलेंडर, जैसे एसेस, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, टोटल 20-22 टोटल 25 होता है, 20 से 25, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हमारा ये टारगेट है ताकि आप सभी की सारी प्रॉब्लम परेशानियां दूर हो। यानी आंसर राइटिंग में आपका जो प्रॉब्लम है, देखिए कोई प्रीलिम्स की गारंटी नहीं ले सकता है, क्योंकि मैं भी इस रास्ते से गुजर चुका हूँ। प्रीलिम्स का कोई गारंटी ले रहा है कि मैं आपको क्वालिफाई करवा दूंगा, ही इज बेसिकली टेलिंग लाई, आपसे वो झूठ बोल रहा है। तो अगर कोई बंदा आपसे बोलता है कि अगर भाई मेंस के आंसर राइटिंग में पूरी गारंटी लेता हूँ, तो वो ठीक बोल रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ आपको चीज समझना होगा कि मान लीजिए उसने गारंटी ले, आप पढ़ ही नहीं रहे। मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं आपको मेहनत करना होगा, और साथ ही साथ हम लोग जो यहाँ पे टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, हम जो बोलेंगे, आपको जो सलाह देंगे, आप उसको सिर्फ मान लेना। हमारे अलावा आपको एक गाइडेंस भी मिलेगा कैसे तैयारी करना है, हल्का फुल्का आपको जो है गाइडेंस भी मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आप कुछ चाहें, आपको अगर कोई कहीं कोई प्रॉब्लम हो किसी चीज़ को लेकर, तो
ठीक है, आपको मिलेगा ना। एक चीज और समझना है कि हमारा जो टारगेट है वो ये है कि जो एक व्यापक और गहन इंटरेक्टिव ऑफलाइन ऑनलाइन, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन अभी ले नहीं रहे हैं कोविड के कारण, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली हम लोग लाइव टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, लाइव टेस्ट हम लोग ने प्लान किया है। और लाइव टेस्ट में क्या होगा कि आप जूम पे बैठेंगे 3 घंटे तक और बिना किसी इंटरप्शन के आप वीडियो ऑन करके बैठेंगे। हम लोग भी क्लासरूम जैसा फील होना चाहिए वैसे हम आपसे लिखवाएंगे वीडियो ऑन करके। एक चीज और, हमने रखी थी 4099 रुपी, हमारा था प्राइस 6000 हमारी टीम का कहना, लेकिन मैंने बोला कि भाई इतना रखो, तो कोविड का प्रॉब्लम है सर, ये जॉब की भी समस्या है लोगों को, और ये 2000 आप समझिए कि डिस्काउंट के रूप में दिया जा रहा है आप सभी छात्रों को, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये बढ़ेगा, प्राइस घटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि कॉपी चेक करने में बहुत मेहनत लगता है, हर एक वर्ड को देखना पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज आपको समझना है। तो हम लोग ये देख रहे हैं। दूसरी चीज, ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो है ईमानदार हम कह सकते हैं पीसीएस, यहाँ पे अगर आप सीरियस छात्र हैं तभी ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो ईमानदार पीसीएस उम्मीदवारों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो यूपी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उपस्थित होंगे इस साल। हमारे विशेषज्ञ, हमारे एक्सपर्ट जो कॉपी चेक करेंगे, उम्मीदवारों की अवधारणा को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, विषय और उन्हें प्रभावी उत्तर लिखने के लिए तैयार करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करें। दूसरी चीज, हमारा जो फोकस है उत्तर लेखन कौशल विकास, उत्तर की संरचना प्रस्तुति, उत्तर में तथ्यों जानकारी ज्ञान को कैसे प्रस्तुत किया जाए, है ना, वो सारी चीज पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की प्रश्नों में यूपीएससी की वास्तविक आवश्यकता होती है, जैसे कुंजी शब्द संदर्भ सामग्री, कैलेंडर वर्ड, डायरेक्टिव, जैसे एनालाइज करना, एसेस करना, ट्रेस करना, आपने देखा होगा डिस्कस करना, वार्तालाप करना, चर्चा करना, ये सब सारी चीजों को हम समझाएंगे। प्रश्नों को कैसे करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए वो बताएंगे, कैसे अच्छे अंक लाएं, किस रणनीति से लिखे, किस दृष्टिकोण से, किस पर्सपेक्टिव से, सारा फोकस करेंगे ना। अपनी वर्तमान तैयारी और आवश्यक कार्य योजनाओं को समझने के लिए हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ वास्तविक यूपीएससी परीक्षा के वास्तविक पैटर्न के अनुसार आपके माइंड को रेडी करेंगे, कैसे आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि सर इंग्लिश में, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ खुद हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम लोग टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। अगर आप इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं तो ये मत सोचिए कि हमको हिंदी नहीं आना चाहिए, हिंदी की जानकारी रखें। मैं खुद एक इंग्लिश माध्यम का छात्र हूं, मैंने डीयू से एमबीए किया है, पर फिर भी होता क्या है ना कि मुझे हिंदी थोड़ा पढ़ना अच्छा लगता है, एंड नो डाउट इंग्लिश में मेरी काफी अच्छी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोनों लैंग्वेज लेके चलना है, क्योंकि फील्ड में तो आपको हिंदी में ही काम करना पड़ेगा ना। हमारा अप्रोच स्ट्रेटजी क्या होगा टेस्ट सीरीज को लेकर, कि हमारा सरल, व्यवहारिक और केंद्रित दृष्टिकोण उम्मीदवारों को पीएससी परीक्षा की मांग को प्रभावी ढंग से समझने में मदद करेगा कि क्या यूपी पीसीएस हमसे चाहता है, एग्जामिनर क्या चाहता है। मैं आपको बताऊं, हमारे नजदीकी एक थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने बहुत सारे कॉपियां सेट की और कॉपी भी चेक किया। मैंने उनसे काफी बातचीत की, तो हमने वही समझा कि वो चाहते हैं यूपी पीसीएस के लोग कि आप जो वहां लिखें एग्जामिनर के माइंड से लिखें। एग्जामिनर जो चाह रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन जो बोला जाए उस क्वेश्चन को बार बार पढ़े 2-3 बार, ताकि उसके रियल डिमांड को समझ पाएं और एग्जामिनर के डिमांड को पूरा कर पाएं। हमारी रणनीति तैयारी प्रक्रिया को गतिशील रखने के लिए निरंतर नवाचार करना है, आपको अपडेट करते रहना है। आपकी मुख्य योग्यता, समय की उपलब्धता, संसाधन, यूपी सिविल सेवा परीक्षा की नवीनतम आवश्यकता जैसे कारकों के आधार पर व्यक्तिगत उम्मीदवारों पर व्यक्तिगत ध्यान देना है। हर एक बच्चा हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। हमारा इंटरेक्टिव जो लर्निंग दृष्टिकोण है लगातार उम्मीदवारों को प्रदर्शन करने में सुधार करेगा, यूपी पीसीएस मेंस के गतिशील बदलते पैटर्न में उनकी तैयारी को सही दिशा में ले जाएगा। मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में मैंने क्या किया कि पिछले साल की मैं क्वेश्चन देख रहा था, पिछले 10 ईयर्स का। देन आई हैव फाउंड कि क्वेश्चन 2 तरीके से आ रहे हैं। पहला, स्टैटिक क्वेश्चन आ रहा है, यानी बार बार वही क्वेश्चन दे रहा है, इनके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, बार बार वही रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ किसी में कुंजी शब्द बदल दिए, कैलेंडर, डायरेक्टिव शब्द बदल कर कहीं पे पिछले साल टिप्पणी करने के लिए आया था, इस समय इस साल चर्चा करने के लिए आ गया। तो मतलब कहीं ना कहीं उसको घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, और ये मैंने पाया कि हर एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स लिंक्ड है, समसामयिकी से, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई हैव फाउंड, तो ये चीजें हमने पाया। तो आप हमारे इस कोर्स को ले सकते हैं, बाकी आपकी सारी हेल्प मिलेगी। मित्रों, आज का एक क्वेश्चन हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक समस्या क्या आता है ना कि भाई मान लीजिए कि क्वेश्चन 2 प्रकार का आ गया, मान लीजिए 10 नंबर का आ गया, 15 नंबर का। बहुत सारे छात्रों की समस्या, कितने वर्ड में लिखा जाए सर। एक चीज समझना है कि एक वर्ड इक्वल टू 15 शब्द से 20 शब्द, यानी अगर 10 शब्द है तो 150 से 200 शब्द। अब एक चीज समझना है कि अब मान लीजिए कि 10 मिनट का है, आपके पास 3 घंटे का एक समय है, तो आप क्या करेंगे कि हर क्वेश्चन को आप 9 मिनट देंगे। वो भी हम बताएंगे कितने क्वेश्चन का कितना समय दिया जाए। मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 9 मिनट समय देने के लिए मैंने बोला, तो आप 1 मिनट में पहले 20-20 सेकंड में दोनों को एक क्वेश्चन को पढ़े। 20 सेकंड में आराम से आदमी क्वेश्चन पढ़ लेगा 2 बार।
फिर आपके पास 20 सेकंड बचेगा, तो उसमें अंडरलाइन कीजिए केंद्र बिंदु को, है ना। जैसे ब्रिटिश सरकार, यहाँ पे जब क्वेश्चन देख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जिन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करके भारत को उपनिवेश में बदला था, आगे चलकर उन्हीं बदलावों ने भारत में जनविद्रोह की राह प्रशस्त की। टिप्पणी कीजिए। मीन्स by changing the social, religious, economic, administrative system in which the British government had converted India into a colony, later on those same change paved away the for mass revolt in India. Comment. क्वेश्चन को आपको समझ लेना है 2 बार में। अब मैंने जो अभी क्वेश्चन पढ़ा ना हिंदी इंग्लिश में, इसी में मैंने कंप्लीट किया 15 सेकंड में। आप टाइम मिला के देख लीजिएगा, तो आप आराम से पढ़ेंगे। तो क्या एक क्वेश्चन को 20 सेकंड में नहीं पढ़ पाएंगे एक बार? तो 2 बार पढ़ते हैं 40 सेकंड। अब इसमें मुख्य बिंदु को अंडरलाइन कीजिए। पहला तो ब्रिटिश सरकार मुख्य बिंदु है, फिर इसके बाद जिन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन है ना। फिर इसके बाद आगे चलकर उन्हीं बदलाव में भारत जन विद्रोह। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। चौथा हो गया टिप्पणी कीजिए। समझ में आ रहा है? तो आप क्वेश्चन को अंडरलाइन कर दीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि आप अंडरलाइन करते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। वो एग्जामिनर भी कॉपी चेक करेगा तो उसको मालूम चल जाएगा कि इसका टारगेट क्या है। उसको शुरू में ही क्लियर हो जाएगा पॉइंट, उसको उतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वहीं से क्लियर हो जाएगा और खुश हो जाएगा वो। तो जितना हो सके एग्जामिनर को आसान प्रोवाइड कीजिए, है ना। ये चीज का ध्यान दीजिएगा। तो आपने 1 मिनट यहाँ खर्चा किया। अब जब आप लिखिए उसी समय जो आपको जो पॉइंट उस क्वेश्चन से संबंधित आ रहा है वो लिख लीजिए फटाफट, ताकि बाकी 20 क्वेश्चन आप पढ़ें तो इसके बाद जब इस क्वेश्चन पे आए तो आपके पास पॉइंट रेडी हो। आप भूल भी गए तो यहाँ देखकर आप आंसर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब एक चीज समझना है जो बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, वो ये है कि भाई यहाँ पे जो आपने ये देखा, ठीक है, यहाँ पे जो आपने देखा, तो आपको ये समझ जाना है कि क्वेश्चन तो आपने मान लीजिए 1 मिनट यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया अंडरलाइन करने में, लिखने में, हल्का हल्का पॉइंट जो फटाफट तुरंत बिंदु टाइम के लिखेंगे, थोड़े डिटेल में बिंदु बिंदु ये लिख देंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आपको मिलता है वहां पे ना। क्या करना है, अब क्वेश्चन पे ही लिखना है, आंसर शीट पे नहीं। अब ये जब आप कर लेंगे तो बचेगा आपके पास 60 मिनट। 1 मिनट आप साइड में रखिए, 7 मिनट में आपको लिखना है। 1 मिनट में क्या करेंगे, आप डायग्राम बनाएंगे। जैसे ऐसे ऐसे कुछ डायग्राम बनाता है लोग, है ना, ऐसे करके, कुछ लोग ऐसे ऐसे बनाता है, कुछ लोग ऐसे 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 करके बनाता है, कुछ लोग ट्री टाइप का ऐसे ऐसे बनाता है, कुछ लोग ऐसे ऐसे करके नीचे से ऐसे निकाल देता है। तो डायग्राम बनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। फिर अंडरलाइन करने के लिए भी कुछ समय रखिए, है ना, ये चीज कर लीजिएगा। पेन एक ही यूज करना है, चाहे ब्लू कीजिए, ब्लू या ब्लैक कीजिए, एक ही पेन यूज कीजिए। वो पेन बॉल पेन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नो पेंसिल, नो कलर, ये ध्यान दीजिएगा। अंडरलाइन कर सकते हैं आप। एक चीज और ध्यान देंगे कि जो 7 मिनट आपका बचा, यानी आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप 1 मिनट में आप कम से कम 25 से 32 शब्द लिख लेते हैं कि नहीं लिखते हैं, है ना। आपको नहीं है तो घर पे बैठिए, जो भी दिमाग में आ रहा है टाइमर लगा के 1 मिनट में देखिए कितना शब्द लिख पाते हैं बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि जब आप इतना पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा फैक्ट, स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर। तो जब लिखेंगे तो आपके पास सोचने का समय नहीं होगा, बस क्वेश्चन समझने भर, क्वेश्चन को ही देखते वक्त आप जो सोच समझ लेंगे सो समझ लेंगे। अब फिर समय नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पॉइंट जो आपने मेंशन किया था शुरू में उसको देख के फटाफट लिखने लगेंगे। यानी आप अगर 1 मिनट में 25 शब्द लिखते हैं तो 7 मिनट में आपको लिखना है, तो 25 गुना 7 करेंगे, देन यू विल फाइंड कि 155 मार्क्स, ये 155 शब्द आ रहा है। 155 आपको 150 शब्दों में लिखना था, 5-10 ऊपर नीचे हो जाए कोई समस्या नहीं है। आपको ये ध्यान देना है कि 130 शब्दों में ही लिखना है, लेकिन आप 155 में लिख गए। कभी कभी मान लीजिए कोई बच्चा बीच बीच में सोच के लिख रहा है, तो लिखिए, तो आप इस 22 शब्द 1 मिनट में भी लिख लेते तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन 25 का टारगेट कीजिए, है ना। और हर क्वेश्चन को एवरेज लेके चलना है, कभी भी कोई क्वेश्चन को पूरा फुल टाइम नहीं देना है। जैसे एक बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, अब 10 नंबर का क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का हो गया, उदाहरण में ले रहा हूं। तो आप क्या करते हैं कि एक बच्चा 5 क्वेश्चन को खूब लिखा और 8 नंबर ले लिया 10 नंबर में से, यानी 40 नंबर। बाकी 10 क्वेश्चन में क्या किया कि 5 नंबर लिया, है ना, यानी 50 नंबर, और बाकी 5 क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि समय उसके पास नहीं था, तो 90 नंबर उसको मिला। एक बच्चा 20 क्वेश्चन लिखा, एवरेज आंसर लिखा और 5 नंबर सब में मिला, तो 100 मार्क्स उसको मिला। यानी कौन बच्चा आगे निकल रहा है, एवरेज वाला, तो 5 नंबर आप आगे, यानी एक रैंक में एक नंबर में 10 रैंक, तो आप 5 नंबर ज्यादा लाते हैं तो 50 रैंक ऊपर हो जाएंगे। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आंसर लिखिएगा तो एक चीज ध्यान दे दिएगा कि जितने भी पुछल्ले शब्द, कुंजी वाले शब्द होते हैं, डायरेक्टिव, टेलेंडर, इनका खेल बॉडी में ही चलता है, बॉडी में, संदर्भ में, इंट्रो में क्या होता है और कंक्लूजन में, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप जब भी आंसर लिखें तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि सारा चीज का खेल बॉडी में होता है, इंट्रो और कंक्लूजन लगभग सेम होता है। और आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो जब 1 चैप्टर पढ़ के दूसरे चैप्टर में जाते हैं तो लिखा होता है, हमने पिछले अध्याय में देखा है, वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट चैप्टर
भाई वो इसलिए लिखा जाता है ताकि पहले चैप्टर से आपका निरंतरता, सिलसिलेवार या कंटिन्यूटी बना रहे, ताकि आपको दूसरी चैप्टर भी अच्छे समझ में आए। वही चीज आपको यहाँ करना है, सिलसिलेवार नहीं तोड़ना है। ऐसा लगना चाहिए कि आप जो है बड़े बढ़िया से लिख रहे हैं, पूरा एकदम चीज एक दूसरे से जुड़ा है, इधर उधर नहीं भटक रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिखना है, कोई राजनीतिक दल किसी का नाम नहीं लिखना है, हमेशा बुलेट पॉइंट में लिखिएगा। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको कम नॉलेज है, तो पैराग्राफ में लिख सकते हैं, 2-3 पैराग्राफ बॉडी में करके, है ना। जब भी डायग्राम बनाइए, कंक्लूजन के ऊपर बनाइए, बॉडी के नीचे बनाइए, डायग्राम मस्ट है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इंट्रो में आपको 15% जितना भी शब्द है 100% वर्ड में लिखना है। 15% इंट्रो, 15% कंक्लूजन, बाकी 70% बॉडी। 15% में क्या लिखेंगे, यानी अगर हम मानते हैं 150 का 15% निकालते हैं तो हम ये पाते हैं कि कहीं ना कहीं 22 शब्द हो जा रहा है। कम से कम 8 से 9 शब्द में आप एक सेंटेंस वाक्य लिख पाते हैं, यानी हो जाता है। तो आप समझ के चलिए कि आप 8 8 त्रिक 24 मतलब 22 में आप 3 वाक्य लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंट्रो में क्या लिखना होता है, क्या है, क्यों है, कब हुआ, परिभाषा मतलब क्या में, रिपोर्ट हो गया किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, उससे जुड़ा है कोई विशेष इंसान, तो वही लिखने में आपका क्या है, कोई टॉपिक आ गया तो ब्रिटिश सरकार क्या यहाँ पे क्यों आ क्या है वो, ब्रिटिश सरकार मतलब क्या है, तो ब्रिटिश सरकार क्या है आप तो ये नहीं पूछेंगे, आपको यहाँ लिखेंगे कि ब्रिटिश सरकार भारत में क्यों आया, कब आया, है ना। कुछ रिपोर्ट आप दे दीजिए कि जब आया तो यहाँ पे इन्होंने सेटअप किया उस प्रकार का, या फिर इस रिपोर्ट के अनुसार ये हुआ। अब वो आपने लिख लिया तो कंप्लीट हो गया। बॉडी में आने के बाद 70, बॉडी पे मैं बाद में आऊंगा, पहले कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन आशावादी, भविष्यवादी होनी चाहिए, फ्यूचरिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, मतलब आपका कंक्लूजन आकर्षित होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंटेशन फर्स्ट क्लास का होना चाहिए, ठीक है। राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो सिंपल इंग्लिश में लिखिए, कोई हार्ड वर्ड नहीं, ग्रामर अच्छा करके रखिए। इसके बाद अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो लट लकार पे ध्यान दीजिए, हिंदी में यही लोग मार खाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हिंदी इंग्लिश में आंसर लिख रहे हैं कोई फर्क नहीं, दोनों के लिए बराबर है, दोनों का कंपटीशन सेम है। जैसे ये सिर्फ सिविल सर्विसेज में होता है कि सर हिंदी में है तो कम नंबर आएगा, नहीं, यहाँ पे सब कंपटीशन सेम है ना। अगला पॉइंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं निष्कर्ष शुरू करते समय कि हम उपरोक्त कथनों से या फिर उपरोक्त कथनों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं या लिख सकते हैं कि आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द टर्म्स वी हैव रीच ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ऐसे करके लिख सकते हैं। एक चीज और क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था ये चीज, उसके अनुसार किसी मतलब किसी स्कॉलर का नाम लिखकर कंक्लूजन में हम ये कर सकते हैं। आप इंट्रो में कोटेशन भी लिख सकते हैं। एक चीज और बहुत आपको ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी आप लिखें तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिख रहे हैं तो परिचय लिख दिए और ये इंट्रो और उसके बाद कुछ पॉइंट लिखते हैं। गलती मत कभी करना, कभी मत परिचय सब लिखना, उसको मालूम है एग्जामिनर को, वो बुद्धू नहीं, आज 20 सालों से आंसर लिख रहा है, ठीक है। तो डोंट बी रिस्क कभी नहीं लेना है। ये जो आंसर राइटिंग आपको क्वालिफाई करवा सकता है, रैंक दिलवा सकता है। कंपटीशन बहुत टफ है, जी जान लगाकर तैयारी कर रहा है। डेली मेरे पास 20 बच्चों को फोन आता है, हर बच्चा बोलता है सर इस बार तो निकाल ही लेना है। अब समझो, आप अपने आप को बॉस मत समझना किसी फील्ड में, जितना भी पढ़ो उतना कम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। एक चीज और बहुत समझना है कि जो पुछल्ले शब्द है इसका मैं किसी और क्लास में डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझना है कि मैंने बोला पुछल्ले शब्दों में बॉडी का खेल होता है। तो बॉडी में क्या क्या दिया जा सकता है, बॉडी में फैक्ट, कंटेंट, है ना, तथ्य दीजिए, डायग्राम दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, रिपोर्ट बताइए, आंकड़ा बताइए। एक चीज और है कि अगर मान लीजिए हिस्ट्री का है तो आप यहाँ पे इकोनॉमिक आपने पढ़ा है तो इकोनॉमिक के भी पॉइंट घुसा सकते हैं, है ना, ये सारा चीज कर सकते हैं। तो जो जी मतलब हर सब्जेक्ट अगर चाहे तो आप यहाँ पे डाल के लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एक चीज और, बॉडी में क्या किया जाए, अलग अलग कुछल्ले शब्दों का अलग अलग मामला होता है। मैं कमेंट की बात कर रहा हूँ, टिप्पणी का। तो टिप्पणी में ये कर सकते हैं कि आप टिप्पणी में बुराई, अच्छाई और बुराई लिखिए, फिर इसके बाद मूल्यांकन 1-2 लाइन में कर दीजिए। अच्छाई में आप क्या कीजिए कि 40% लिखिए, यानी आप मान लीजिए 150 का 15% यानी 22 यानी मान लीजिए 50 शब्द, या मान लीजिए 44 शब्द आपने लिख दिया था इंट्रो और कंक्लूजन में। 150 में 44 के 106 बचा। आप 6 वर्ड में आप हटाइए, 6 छोड़िए, आप 10-15 शब्द हटा दीजिए। ये 15 शब्द आपको डायग्राम में भी तो लिखना होगा ना कुछ, क्योंकि जब आप डायग्राम, ध्यान रखना कोई भी डायग्राम बनाना तो उसके नीचे लिख देना। जैसे आपने देखा होगा किताब में लिखा होता है फिगर, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन को लेकर भारत में बनाए गए इंडियन क्रॉप प्रोडक्शन मैप, तो वो आपने फसल उत्पादन को लेकर भारत का मानचित्र बनाया, उसमें अलग अलग जगहों पे देखा है कहाँ कहाँ कौन फसल कितना मात्रा में उत्पादन होता है। अब आपने क्या कि यहाँ पे लिख दिया क्रॉप प्रोडक्शन फिगर, क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इस तरीके से तो नीचे लिख देना, इससे अच्छा प्रेजेंटेशन जाता है, अच्छा इंप्रेशन जाता है ना। आगे समझिए, हमें यह भी समझना है
कि इसमें आपने बना के लिख दिया। अब आपके पास कितना बचा? आपके पास मात्र बचा, क्योंकि आपने वहां पे 10 शब्द दे दिया 100 तो 96 शब्द बचा। उस 96 में क्या कर सकते हैं आप? 96 में ये देख लीजिए कि आप 8 शब्दों में, आप अपने अनुसार देख लीजिए, मान लीजिए कोई बच्चा 8 शब्द में एक सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है, मतलब 8 से 10 शब्द में, तो आप देखिए कि आप कम से कम 9 से 10 शब्द में आपका बॉडी कंप्लीट होना चाहिए। अब क्या कीजिए, वाक्य में क्या कीजिएगा, ज्यादा तो लिख नहीं सकते, एवरेज आंसर आपको लिखना है। तो क्या करेंगे कि अच्छाई, बुराई, तो अच्छाई यानी प्रोस कॉन्स, मेरिट डिमेरिट, फायदा नुकसान, ये कर सकते हैं। तो इसमें हमको 40 यानी हमको 30 से 35% या 35 से 40% लिखना है, यानी 96 का 40% कितना हो गया? 100 ही मान लो ना, कितना हो गया? यानी 35 से 40 शब्दों में यहाँ लिखना है अच्छाई में। और यहाँ पे क्या करना, बचा हुआ आपका 55 से 60 शब्दों में बुराई लिख देना है। मतलब आप कुल मिला के चलिए कि यहाँ से 35-40 आप मैंने 30 शब्दों में लिखे, क्योंकि मूल्यांकन भी तो एक लाइन में करना है। तो 30 से 35 शब्दों में आप अच्छाई लिखिए, बाकी 50 से 55 शब्दों में बुराई, और एक शब्द आपको मूल्यांकन में क्या करेंगे? देखिए दोनों आप मूल्यांकन में क्या लिख सकते हैं। मान लीजिए आप लिखते हैं कि साइंस के बारे में, कि साइंस अच्छा है बुरा, तो आप बोलेंगे कि देखिए साइंस का अच्छा बुरा दोनों है, लेकिन हम कह सकते हैं कि आज के परिदृश्य को देखते हुए साइंस की महत्वता बढ़ी है। तो हम कह सकते हैं साइंस ये है, लेकिन हमें इन पे ध्यान देना होगा, इन चीज़ों पे, ताकि साइंस की बुराइयों से हम बच सके। अब इसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे, तो उसमें चला जाता है 1-2 लाइन चला जाता है। तो आप यहाँ समझिए 35 से 40 लाइन है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे? मान लीजिए आप लिख रहे हैं कोई आंसर, तो पहले एक पॉइंट अच्छाई में अगर लिख रहे हैं, मान लीजिए अच्छाई यहाँ पे हो गया, इसमें कोई लाइन लिखा आपने, पहला बिंदु दिया, उसमें एक लाइन 1.1 एक लाइन 1.2 एक लाइन, फिर दूसरा में लिखा एक लाइन 2.1 एक लाइन 2.2 एक लाइन, फिर ऐसे आपने एक कॉमन बिंदु दिया था, उसी प्रकार अच्छाई में आपने दिया था, उसी प्रकार बुराई में दीजिए ऐसे, फिर 1.1 1.2 एक लाइन और एक लाइन, फिर उसके बाद 2.1 2.2 है ना। तो एक लाइन 3 3 6 7 7 14 लाइन। तो आप 14 लाइन लिख रहे हैं, लेकिन आप एक लाइन में 10 शब्द घुसा रहे हैं, 9 से 10 शब्द। अब आप यहाँ पे लाइन थोड़ी लिखेंगे। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? ऐसी स्थिति में आप शॉर्ट वर्ड लिख सकते हैं। जैसे आपने होता है ना, आपने देखा होगा कि ये बताइए कि भारत में हम कह सकते हैं कि इस योजना के फायदे, तो आप क्या लिखते हैं? गरीबी को दूर हटना, इस योजना का उद्देश्य गरीबी को दूर हटाना, ये करना वो करना। तो आप इसको सेंटेंस नहीं बनाते, शॉर्ट सेंटेंस बनाते, तो उस प्रकार करके आप लिख सकते हैं। लेकिन अभी हमारा एक क्वेश्चन है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करें। इस क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, कैसे इसको डील किया जाए, इस चीज को समझा जाए। आप ये देख लिए कि क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने जिन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके भारत को उपनिवेश में बदला था, यानी इन सारी चीजों को करके आगे चलकर उन्हीं बदलाव में भारत में जन विद्रोह, यानी जो उन्होंने भारत के लिए किया, चाहे गलत या अच्छा, वही उनके खिलाफ आ गया। उस पर टिप्पणी कीजिए। आपने ब्रिटिश सरकार के बारे में लिख दिया, ब्रिटिश सरकार भारत में कब आए, तो आपने लिखा, देखिए मैंने यहाँ पे तरीका बता दिया कैसे आंसर सॉल्व करना है। अप्रोच टू सॉल्व, रोल ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया, हाउ डिड हिज पॉलिसी लीड टू मास रिवोल्ट, कंक्लूजन। तो आप क्या लिखेंगे? पहले में आपको 2-3 लाइन लिखना था। मान लीजिए कि आपका ये 300 शब्दों में लिखना आपको ये, तो इसका मतलब हुआ कि आपको 40 शब्दों में आपको इंट्रो कंप्लीट करना होगा, 40 से 45 शब्दों में। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको 5 वाक्य में कंप्लीट करना है। तो एक वाक्य में क्या लिखेंगे? ब्रिटिश व्यापारी के रूप में भारत आए, आगे चलकर यहाँ के संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, और इन अपार संसाधनों से ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों को नियंत्रित करना आसान हो गया। 2 लाइन कंप्लीट। अब ये तीसरा, क्योंकि अंग्रेज भारत को लंबे समय तक अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, अतः ये आवश्यक था कि कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाए जो अंग्रेजी नियंत्रण को भारत में मजबूत और दीर्घकालिक बना सके। इसमें एक ही सेंटेंस है, लेकिन 2 सेंटेंस जितना बड़ा, यानी 4 सेंटेंस कंप्लीट। अब एक सेंटेंस और लिख सकते हैं कि ऐसे में अंग्रेज ने अनेक आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक नीतियों को अपनाया, किंतु यह बदलाव समयानुसार ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध और अनेक जन विद्रोह का कारण सिद्ध हुआ। आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, भारत के प्रति अंग्रेजों की नीति। अब आपको बॉडी में आना है, पहला क्या नीति थी, तो आप लिखेंगे भारत के प्रति अंग्रेजों की नीति। आप ये लिखा आपने। इसके बाद पहला नीति क्या था? पहला तो यह था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अंग्रेजी भाषा को सरकारी भाषा बनाना। अब उसमें पहला में लिखेंगे कि अब पहले में क्या लिखेंगे? 1.1 में फायदा, 1.2 में नुकसान। फायदा क्या हुआ कि इसके कारण
ब्रिटिशर्स को अपना डोमिनेंस जमाने में फायदा हुआ, कि उनको सरकार चलाने में अच्छा फायदा हुआ, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ कि फारसी और संस्कृत को जानने और हिंदी जानने वाले लोग जो जो नौकरियों में काम कर रहे थे, सरकारी नौकरी में, उनको उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ये दूसरा कि अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को मजबूत बनाया, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था के मजबूत बनाया। तो मजबूत में पहला, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को हम कह सकते हैं कि मजबूत बनाया, है ना। प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापना की, जो सेना, पुलिस, राजस्व विभाग, नौकरशाही, न्यायिक प्रणाली पर आधारित था। आपने 1 में लिखा, मतलब 2.1 में, और 2.2 में आपने क्या लिखा कि इससे ब्रिटिश शासन की भारतीय उपनिवेश पर पकड़ मजबूत थी, मैंने इंडिया को काफ़ी अच्छी तरीके से कॉलोनी कर लिया, किंतु ये प्रणाली लोगों के बीच में असंतोष, इस कारण से भारत की जनता बहुत नाखुश हुई और इनके कारण इनके खिलाफ विद्रोह करने की योजना बनाई। तो आपने ये वाला क्लियर कर लिया, ये वाला। अब हम ये आते हैं इसमें, तो इसमें क्या हुआ कि 1 लाइन, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन कंप्लीट। अब 300 शब्दों के अनुसार आपको कम से कम 24 लाइन लिखना है। आप यहाँ पे जो 150 में आप शॉर्ट लिखते थे, यहाँ फुल लाइन लिख सकते हैं। तो आपका कितना हुआ, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 शब्द। 6 शब्द यानी कितना हो गया, शुरू में 45 शब्द लिख ही लिया था आपने, और बाकी 6 शब्द जो है, तो 6 शब्द में मान लीजिए कि आप 10 का लेकर आंकड़ा चल रहे हैं, तो 105 हो गया। अब आप क्या करना है कि आप 45 तो मान लीजिए निष्कर्ष में लिखेंगे, तो 150 आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़िए थोड़ा सा, 105 वर्ड खत्म। अब आते हैं बाकी हमारा कितना बचा, 300 में 105 घटाइए तो 5, है ना। अब यहाँ पे बचा 4, है ना, यहाँ पे 4 यहाँ पे आप 9 मान लीजिए, 9 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 195 शब्द भी बचा है। अब हम अगला लिखेंगे पॉइंट, उनकी नीति, ब्रिटिशर्स की नीति किस प्रकार जन विद्रोह के कारण बनी, ये लिखा आपने। उसके नीचे पहला लिखा 1.1 अच्छाई, 1.2 बुराई, दूसरा कारण जन विद्रोह का क्या कारण बना, उसमें उस विद्रोह के कारण की अच्छाई और उस विद्रोह के कारण की बुराई। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष पे आएंगे आराम से। अभी रुकिए, निष्कर्ष के लिए हमारा 45 शब्द लिखा हुआ है, तो 45 शब्द मान लीजिए 195 और 45, ये 195 से 45 घटाइए, 150 शब्द है ना। अब 150 शब्द आपके पास बचा। अब आप इसको एक एक लाइन बढ़ा के लिख सकते हैं, जैसे पीछे में हमने लिखा था, इसमें भारत के प्रति अंग्रेजों की नीति, एक एक लाइन, उसमें 2 लाइन भी लिख सकते हैं, है ना, 2 लाइन भी लिख सकते हैं उसमें। तो जब 2 लाइन लिखेंगे तो आराम से 100 शब्द हो जाएगा। अब आपने निष्कर्ष का निकाल दिया और आपके पास इधर कम से कम बचा 70 से 80 शब्द, है ना। तो आप कुल मिला जुला के इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पहले में आपने 1.1 सेकेंड रुकिएगा, तो आप क्या लिखा आपने, ये वाला लाइन लिखा यहाँ पे। अब इसमें क्या लिखिएगा, उनकी नीति किस प्रकार जन विद्रोह का कारण बनी। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय उपनिवेश में अपने पैर जमाने के लिए सख्त आर्थिक नीतियों को अपनाया, वो भी एक कारण बना, जिसमें आप पहले में लिख सकते हैं कि इससे भू राजस्व नीति, लैंड टैक्स जो पॉलिसी है, कृषि का वाणिज्यीकरण, एग्रीकल्चर कॉमर्शियलाइजेशन, अनौद्योगिकरण, रेलवे का विकास, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि नीति बनाई गई, जिससे सीधे तौर पे ब्रिटिशर्स को अपनी आर्थिक स्थिति, अपने देश को और मजबूत बनाने में फायदा मिला। दूसरी तरीके से लिख सकते हैं कि इस वसूली के कारण कृषकों में, किसानों से जब जबरन राजस्व वसूला जाता था, इस कारण से किसानों को भी असंतोष फैला और उन्होंने अंततः विद्रोह कर दिया, यह भी कारण हो गया। अब दूसरा में लिख सकते हैं, उन्होंने ईसाई मिशनरियों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया, ईसाई मिशनरियों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना पहला। इससे ब्रिटिशर्स को अपने समुदाय को फैलाने में मदद मिला, अपने समुदाय को वो करना चाहते थे, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना। अपनी आंग्ल शिक्षा पद्धति जो इंग्लिश मीडियम है उसको बढ़ाना चाहते थे और डायरेक्टली भारतीयों को धर्म परिवर्तन करके उनको जो है अपने विश्वास में, उनके विश्वास पे सीधा प्रहार करना चाहते थे, बताना चाहते थे कि हमारी जो कास्ट है वो सर्वोच्च है, क्रिश्चियन की कास्ट। लेकिन इसकी लॉस क्या हुआ कि इसके कारण हम कह सकते हैं कि कृषकों और आदिवासियों ने विद्रोह किया, है ना। और खास करके जो यहाँ पे धार्मिक लोग थे, उन्होंने नव स्थापित न्याय, नौकरशाही और राजस्व व्यवस्था को स्थानीय लोग समझ नहीं पाते थे, इस प्रकार की चीजें।
तो बाद में जन विद्रोह हुई, है ना। और जो अलग अलग शोषक वर्ग थे, क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने स्थानीय धार्मिक मान्यताओं, रूढ़ियों और परंपराओं को परिवर्तित करने का प्रयास किया था, तो शोषकों ने शोषितों के धार्मिक स्थलों को भी क्षति पहुंचाई। इसके बाद तनाव की स्थिति में विरोध करने वाले जो पर्सन थे, व्यक्तियों ने प्रचलित जो प्रिविलेंट रिलीजियस जो बिलीफ था, प्रचलित धार्मिक मान्यताओं का प्रयोग किया। तो निष्कर्षता अब यहाँ पे आपने लिख लिया, ये सारा कंप्लीट आपने किया। तो कुल मिला जुला के अगर आप एक लाइन के अनुसार भी चलते हैं तो आप 220 शब्दों में लिख पाएंगे। वैसे 300 शब्द में आप कभी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि समय आपको एवरेज लेके चलना है कम शब्दों में। तो 220 एक ही शब्द आप लेके चलिए, जो मैंने बोला था ना एक लाइन लेके लिखना, वही चीज लेकर चलिएगा तो आप 220 में हो जाएगा। लास्ट में आप 45 शब्द में निष्कर्ष क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं आप कि भाई ऐसा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को उपनिवेश में उपरोक्त सभी कथनों को देखने के बाद, आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द अबव टर्म्स वी हैव अंडरस्टैंड कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को उपनिवेश में परिवर्तित करने हेतु जो नीतियां अपनाई गई, पॉलिसीज अपनाई गई, जो प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, आर्थिक, सामाजिक नीतियों से जुड़ी हुई थी, उन कारकों को आधार प्रदान किया जिन्होंने कालांतर में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अलग अलग प्रकार के जन विद्रोह को जन्म दिया। इसके साथ एक खत्म। और निष्कर्ष के पहले एक बना दो इस प्रकार का, जन विद्रोह के कारण यहाँ पे पहले लिख दो धार्मिक परिवर्तन, फिर इसके लिख दो ब्रिटिश की कठिन नीति, फिर यहाँ पे लिख सकते हो राजस्व की परंपरा, है ना, ये लिख सकते हो। इसके बाद लिख सकते हो कि कृषकों के प्रति गलत व्यवहार, है ना, इस प्रकार के लिख सकते हो। कृषकों की मान्यताओं, परंपराओं में घुसपैठ, इस प्रकार की चीजें लिख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। देखिए एक वीडियो नहीं हो पाएगा, आप ज्वाइन बहुत सारी वीडियो बनाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा आंसर कैसे लिखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारी जो कोर्स चल रही है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कॉल कर सकते हैं उस नंबर पे, और हमारे यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके सर से बात कर सकते हैं इस नंबर पे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।